अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब राजपूत के कलम से तहरीर करदा बहुत ही खूबसूरत नावल ऐदत का दूसरा पार्ट। अगर आप दोस्तों को ये नावल पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। गाड़ी दरवाजे के सामने खड़ी थी। अंदर खड़े रजा पूरी तरह से कांप चुके थे। किया बेबसी थी। शायद ही कोई बाप अपनी औलाद के आगे इतना बेबस होता होगा जितना शामिर ने इन्हीं कर दिया था। वो जब्त का कड़वा घूंट हलक से उतारते बाहर निकले थे और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर को देख इन्हें खामोश रहना ही बेहतर लगा था। गाड़ी जैसे KSM मेंशन के बड़े से वसी पौरज पर रिकी पैलेस की अब्बा दरवाजे पर खड़ी तमीना बेगम की धड़कनें बढ़ी थीं। रात से इस वक्त तक वो टेलीविजन मोबाइल तकरीबन हर जगह पर उछलती न्यूज देख चुकी थी और कल रात से अपने जिगर के गोशे से राब्ता नहीं कर पाना इन्हें जलते कोयलों पर चलने के मुतरादिफ लगा था। गाड़ी का डोर खोले वो नीली आंखों वाला शहजादा अपनी पूरी शान से बाहर निकला था। इसके सर पर बंधी सफेद पट्टी देख तमीना बेगम की सांसें थम सी गई। वो अंधा धुंध भागती हुई पौरज में पहुंची थी। मीर मेरी जान, ये क्या हवा है, तुम्हें चोट कैसे आई? इसके बाजू को थामे वो इसके सर को छूती किसी पागल की तरह हरासन सी पूछ रही थी। रजा साहब तो बीवी के पागलपन पर सख्त तिल मिलाए थे। इससे पहले कि शामिर उनसे फारिग होता वो एजल को बाहर निकलने का इशारा करते खुद भी तेजी से बाहर निकले थे। माम कुछ नहीं है यार, बस थोड़ी सी चोट आ गई है। वो मुस्कुराता इन्हें खुद में भंजे मोहब्बत से इनकी पेशानी को चूमते हुए बोला, जबकि तमीना बेगम तो अब वाज़ेह हिचकियों से रो रही थी। इकलौती औलाद जिसे आज तक इन्होंने इंच नहीं आने दी थी, इतनी बड़ी चोट देख वो दहल सी गई थी। ममता का दिल पैसट चुका था इस लाडले के लिए। शामिर रजा साहब को जाता देख चुका था मगर मुंह को दूर नहीं कर सकता था। वो बस अपनी माम की वजह से 2 मिनट के लिए खामोश था। मेरी जान, वो लड़की कहाँ है? वो माम, हम अंदर चलकर बात करते हैं। वो हाथों की उंगलियों पर इनके आंसू चुनता इन्हें साथ लगाए अंदर दाखिल हुआ। पैलेस में बिल्कुल सन्नाटा था। शायद कल से मुलाजिमों को छुट्टी दी हुई थी। शामिर की शार्प निगाहें पूरे प्लेस का इहाता किए हुए थी। असने एक तेज नजर सीढ़ियों से उतरते अपने डैड पर डाली, जो एजल को कहीं किसी रूम में छोड़ आए थे। इनकी चालाकी पर वो कहका लगाते जोर से हंसने लगा। रजा साहब ने हैरत से उसे देखा और यही हाल तमीना बेगम का भी था। वो इसके हंसने की वजह समझने से कासिर थी, मगर रजा जानते थे इसकी ये मकरो हंसी इन्हीं के लिए हवा करती थी। डैड, आप जानते हैं वो मेरे रूम में तब भी मौजूद थी जब वो मेरे लिए एक एडवेंचर थी, और इस वक्त तो वो शामिर बैग की जिद बन चुकी है। आप इसे जितना मुझ से दूर करेंगे मैं इसके इतना ही करीब होता जाऊंगा। इसके लफ्जों में जुनून था, जिद अकड़ और जाने किया कुछ नहीं था। रजा के साथ साथ हैजल जो वहीं किसी एक कमरे के दरवाजे से लगी इसकी बातें सुन रही थी, वो एकदम से फर्श पर गिर सी गई। वो जान चुकी थी उस शख्स की जिद, इसका पागलपन, और अब इसका खुद को बचा पाना बिल्कुल वैसे ही नामुमकिन था जैसे जंगल में रहते हुए शेर से हिरन का खुद को बचा पाना। शट अप शामिर, मैंने वादा किया है इससे एजल के करीब नहीं जाओगे तुम। अगर कोई और लड़की पसंद है तो बताओ। वो उसे प्यार से लालच देने लगे। जानते थे अगर वो प्यार से नहीं माना तो उसे मीना पाना इंतहाई नामुमकिन था। दुनिया की हर लड़की एजल जावेद अख्तर नहीं है डैड, और मुझे वही सोच कर रही है फुल वक्त। फिर कुछ दिनों के बाद अगर आपकी ये डील अवेलेबल हुई तो मैं इसे जरूर कबूल करूंगा। वो किसी बड़े बिजनेसमैन की तरह सर को घुटनों तक झुकाए मुस्कुराता हुआ बोला, जबकि इसके अल्फाज इसके बेबाक अंदाज पर रजा कलस के रह गए। तुम चाहे कुछ भी कर लो, एजल इस कमरे में रही कि जहां मैं उसे रखना चाहूंगा। वो इसके बाप थे, इससे ज्यादा सख्त और जिद्दी लहजे में बोले। वो मेरी बीवी है और इसे मेरे कमरे में ही रहना होगा। वो खुद सरी की सारी हदी पार करता अपने लफ्जों पर जोर देता बोला था, नहीं, वो तुम्हारे कमरे में हरगिज़ नहीं रहेगी और ये बात जहन नशीन कर लो। इस बार तुम्हारी जिद पूरी नहीं होने दूंगा मैं। वो उंगली उठाए संजीदगी से बोले। शामिर हल्का सा हंसा, गाल पर उभरते गले ने अपनी छप दिखाई। जिद भी कहते और भूलने का भी, अब तो ये नामुमकिन है डैड। शी इज ओनली माइन एंड आई विल गेट हर। वो लफ्जों पर जोर देता संजीदगी से बोला था। लहजा जिद से भरपूर था। रजा साहब ने उसे देखते एक नजर अपनी बीवी पर डाली जो इस सारे मामले में खामोश सामीन बनी खड़ी थी। तो फिर कर लो जो कर सकते हो शामिर। रजा बैग का ये चैलेंज है, एजल तुम तक तुम्हारे कमरे तक कभी नहीं जाएगी। और शामिर, रजा बैग का ये आपसे वादा है कि आज रात 10 बजे से पहले एजल शामिर बैग मेरे कमरे में होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। अपनी जुनून से भरी नीली आंखें इनकी सियाह आंखों में गाड़ ले वो चैलेंज अंदाज में इन्हें देखता आंख वजह कैसे इन्हीं कदमों से घर से निकल गया। एजल कब से यूं ही बुत बनी बैठी थी। किया सोचा था इसने और किया बन गई थी इसकी जिंदगी। एक ऐसा जालिम शख्स इसका मुकद्दर बन चुका था जो सिर्फ और सिर्फ उसे हासिल करना चाहता था। इसकी सोच, इसकी ख्वाहिश, इसकी खुशी, उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता था। कल रात से एक ही पोजीशन में बैठ इसकी कमर अकड़ चुकी थी। दर्द से वो बुरी तरह से कराहती फर्श से उठी। शामिर जा चुका था, इतना तो वो जान चुकी थी, मगर उसके बाद न तो रजा इसके पास आए थे, नहीं उसे देखा था। वो कल से उसी जोड़े में मलबूस थी और अब तो उन मोतियों की वजह से उसे सख्त कसम की खराशें महसूस हो रही थी। वो आंखें मैचती इस आलीशान महलनुमा कमरे को देखने लगी, जिसका हर कोना शीशे की तरह जगमगा रहा था। एजल ने नजर सामने दीवार की तरफ उठी। शीशे की कब्र से नजर आते लेडीज सूट को देख हंसने तशक्कुर भरा सांस लिया और धीमे कदमों से चलती वो कब्र तक पहुंची। रजा उसे अपने कमरे में छोड़कर गए थे।
वो जानते थे शामिर हर जगह देखेगा मगर उनका कमरा नहीं देखेगा। उसीलिए वो एजल को नीचे अपने कमरे में छोड़ सीढ़ियों की तरफ गए थे और शामिर को अंदर आता देख सीढ़ियों उतरने लगे ताकि उसे शक न हो। तमीना बेगम के काफी कपड़े हिंग थे और कुछ सूट ऐसे ही शॉपिंग बैग में पड़े थे। एजल ने उन बैग को खोला तो इसके अंदर 20 से 25 मुनासिब कीमत के सूट थे। शायद वो नौकरों को देने के लिए मंगवाए गए थे। एजल के दिल में तहीस से उठी, मगर किसी दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करने से ज्यादा वो उन कपड़ों को पहनना पसंद करती। जब भी एक बिल्कुल हल्का सियाह रंग का सूट जिस पर कामने नाम पर सिर्फ एक सफेद प्रिंट बना था वो निकालते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। भूख की वजह से उसका हाल बुरा हो रहा था, साथ ही उनकी नींद से बंद हो रही थी। शावर के वजह से आसाब थोड़े पर सुकून हुए थे। वो थोड़ा रिलैक्स होती वो बालों को यूं ही भीगता छोड़ हेड की तरफ बढ़ी। टॉवल इसे दिखा नहीं था जब भी बालों को अपने दुपट्टे से थोड़ा बहुत खुश्क करते वो इस नरम गराज बिस्तर पर लेट गई। रूई जैसा नरम बिस्तर इसे मिनटों में नींद की वादियों में ले गया। एजल की आंख अपने ऊपर किसी की गहरी निगाहों को महसूस करते खली थी। शामिर की वजह वो अब नींद भी पर सकून तरीके से नहीं ले पा रही थी। फिजाली बड़ी बड़ी आंखों को खोले उसने जैसे ही अपने दाएं तरफ देखा वहां बिस्तर पर अपने साथ मौजूद शामिर बैग को देख इंजल का सांस रुक सा गया। वो खौफजदा सी होते एकदम से चीखने लगी, मगर शामिर के भारी हाथ ने इसकी चीखने मुंह में ही रोक दी। एजल बुरी तरह से मचलती खुद को इसकी गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश करने लगी, जबकि शामिर ने मुस्कुराती निगाहों से इसके सुर्ख चेहरे को देख एकदम से हाथ इसकी कमर में हमाल किए उसे खुद से करीब तर कर लिया। यार रिलैक्स रहो यार, डरो मत एम योर हजबीड। शामिर ने लब एजल के कान की लो पर रखते गंभीर लहजे में सरगोशी की तो एजल का सन सखरने लगा। शामिर का भारी हाथ अभी तक इसके मुंह के ऊपर था। एजल की आंखें नम हुई थी। उस शख्स की जरा से कुर्बत एजल के लिए जानलेवा थी और वजह वो नफरत थी जो वो शामिर बैग से करती थी। शामिर तो इस नाजुक सी लड़की को बाहों में भरे जैसे दुनिया जहां से बेगाना हो चुका था। वो यहीं सिर्फ एजल को देखने आया था मगर अब देखने से काम काफी आगे बढ़ चुका था। ऐसा नहीं था कि वो दरिंदा हो या फिर अपनी तलब के लिए वो सही गलत भूल जाता, मगर ये पहली बार हुआ था कि जिस लड़की की चाहे से हासिल करने की जिद इसके दिल ने की थी वो लड़की इसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी और वो शख्स इसकी सांसें रोक चुका था। शामिर ने चेहरा इसकी गर्दन में छुपाए गहरा सांस भरा था। मन दरवाजा टॉक हुआ था जिसके बायस शामिर वापस होश में लुटा, मगर इस बार इसका मूड फिर से ऑफ हुआ था। वो जानता था कोई और नहीं आ सके, डेड ही होंगे। बच गई मेरी मासूम शर्मी। वो जानबूझकर एजल के सुर्ख हुए गाल को खैनचता हंसा था। एजल को वही छोड़े वो बेड से उतरते खिड़की की तरफ बढ़ा और फिर कुछ सोचते वो शहाना चलता दरवाजे की जानिब बढ़ा। अरे डैड आप। दरवाजे के बाहर खड़े रजा को देख वो हैरत से आंखें फैलाए एक हाथ दीवार पर सहारे के लिए रखता मासूमियत से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रजा तो उसे अपने रूम में देखे एकदम से हैरत ज़दा हुए थे। एक नजर इसके मुस्कुराते चेहरे पर डाल रजा उसे साइड करते कमरे में दाखिल हुए। बेड पर बैठी एजल को देख इनका रहा सुहा सबर भी जवाब दे गया। शामिर मना किया था नहीं कि इसके पास मत जाना। रजा लम्हों में इसे गिरेबान से दबोचते इसके चेहरे पर गरजे थे। शामिर मुंह की जावे बगारता अपना गिरेबान उनसे छुड़वाता खड़ा हुआ। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं आप यार? वो बीवी है मेरी, जेस्ट निकाह की मुबारक देने आया था। नीली आंखों में बेजारगी समोए वो कड़वे से मुंह बनाता आगे पीछे देखने लगा। इसकी बात पर रजा का चेहरा इसके ढीठपन पर फिर से सुर्ख पड़ा था। एजल बिल्कुल खामोश करवन से टेक लगाए बैठी थी। इसका जहन बुरी तरह से मफलूज हो रहा था। 2 दिनों में वो उस शख्स के हर बुरे रूप से वाकिफ हो चुकी थी और अब उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि वो इसके घर में इससे कभी भी महफूज नहीं रह सकती। उस वक्त उसे खुद से ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं लगा था जो रजा के कहने और बदनामी के खौफ से इस दरिंदा सिफत इंसान से निकाह कर लिया। जा रहा हूँ, रास्ता छोड़ी मेरा। बाय जानम, रात को अपने कमरे में मुलाकात होगी। एजल की तरफ देखता वो हंसते हुए रजा को देखे आंख दबाए बोलता रूम से बाहर निकल गया। भाभी, परवेज साहब कमरे में आए तो नरगिस बेगम गुमसुम सी बैठी थी। जी भाई। आंसू साफ करते वो कमरे में आते परवेज साहब और इनकी बीवी को देख सीधे होती बैठी। जावेद साहब को कल ही दफना दिया गया था। यसाल का खुद कुछ पता नहीं था जब से एजल के भागने और फिर शामिर के साथ मीडिया पर वो वीडियो अपलोड हुई थी, तब से यसाल का कहीं पता नहीं चला था। जावेद साहब के कफन दफन का बंदोबस्त भी नरगिस बेगम के भाई ने किया था। परवेज ईसाल के बाबा और जावेद के बड़े भाई थे। एजल के भागने की खबर ने जहां मोहल्ले वालों को बातें करने का मौका दिया था, वहीं उनके अपने भी इस दौड़ में पीछे नहीं थे। पहले बेटी के गुम होने की शर्मिंदगी, फिर शौहर के अचानक से फौत होने का गम और अब वो अच्छे से जानती थी कि परवेज साहब क्यों आए थे। आप जानती हैं मोहल्ले वाले आपको यहाँ नहीं रखना चाहते। उनके नजदीक आप ही कसूरवार हैं उन सबकी। जकिया नाक चढ़ाए पहलू बदल रही थी जबकि नरगिस बेगम बस खामोशी से बैठी उनकी बात सुन रही थी। भाई साहब ने ये घर मेरे नाम कर दिया था बहुत पहले ही। नरगिस ने हैरत से इन्हें देखा। वो अच्छे से जानती थी कि कोई भी बाप अपनी जिंदगी की वाहिद पूंजी अपना साइबान कभी अपने दोगले भाई के नाम नहीं करेगा, मगर उस वक्त वो खामोश थी। वक्त की मारी मार इंसान से जबान और अल्फाज सब कुछ छीन लेती है, जैसे उस वक्त नरगिस के साथ हवा था। मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको यहाँ पर रखना काफी मुश्किल है। ऊपर से खर्चा अलग, मोहल्ले वाले वैसे भी आपको जीने नहीं देंगे। वो तमहीद बांधने लगे तो जकिया ने इन्हें टहुका कराया तो वो सर हम हिला गए।
तो आपको यहाँ से जाना होगा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। आप फिक्र मत करें। परवेज साहब अपनी बहन और इसकी बच्ची का ख्याल रखने के लिए मैं ही काफी हूँ। रमीज साहब, नरगिस के भाई जो उनकी सारी गुफ्तगू और झूठ समझ और सुन चुके थे, कमरे में आते एतिमाद से कहा। नरगिस बेगम की उनकी लम्हों में भीगी थी, जबकि परवेज और जकिया रमीज को देखने लगे। एक गैरतमंद भाई कभी ऐसा फैसला नहीं करता, मगर अगर वो भाई सच में गैरतमंद हो तो बहन को जमाने की गर्म सर्द से बचाने के लिए इसका साया ही काफी होता है। जैसे कि उस वक्त रमीज बन चुके थे। रजा, मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। रजा जैसे ही कमरे में आए, तमीना बेगम गुस्से और नफरत से फुनकारी। रजा इन्हीं सब हकीकत बता चुके थे और सब जानने के बावजूद भी उनका ये रिएक्शन रजा के लिए कुछ खैर मुतबक़े तो हरगिज नहीं था। तमीना, मैं कल से बहुत थक चुका हूँ, क्या आप मुझे आराम करने की इजाजत दी गई? वो अल्तजाइया कहते बेड की तरफ बढ़े तो अपने रूम में चले, हम इस रूम में क्यों रही? तमीना के तो तन बदन में आग लगी थी। एजल का अपने रूम में होना इन्हीं तिलमिलाने पर मजबूर कर रहा था। ये भी आपका ही रूम है? वो लफ्ज़ों पर जोर देते ही नहीं याद करवाने लगे, जैसे हम तो इतना बड़ा प्लेस है, आप इस लड़की को कोई सा भी रूम दे दी। वैसे भी वो सिर्फ कुछ दिन तक यहाँ है, तो फिर वो मेरे कमरे में क्या कर रही है? एजल को इन्होंने सिर्फ मोबाइल पर शामिर की उन्होंने उठाए वक्त देखा था। इन्हें तब भी वो लड़की अच्छी नहीं लगी थी, और अब भी इतना बड़ा प्लेस आपका ही है तमीना। अगर वो बच्ची कुछ दिन आपके परमानेंट रूम में रुक जाएगी तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई हर्ज है। वो काफी चौनके थे। तमीना के लहजे में उभरती नफरत को वो भांप चुके थे। आप नहीं जानते कुछ भी रजा, ये छोटे मोहल्ले की लड़कियां ऐसे ही अमीरजादों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती हैं और बाद में हर चीज पर काबिज हो जाती हैं। वो दबे दबे लफ्जों में अपना खौफ जाहिर करने लगी। मैं सब कुछ जानता हूँ बेगम, यकीन जाने ये छोटे मोहल्ले की लड़की आपके बेटे की जिद से यहाँ मौजूद है। इसमें इस मासूम का कसूर सिर्फ इतना है कि इसके गैर मामूली हुस्न पर आपका साहबजादा आशिक हो चुका है, जिसे वो अपने नाम करने की जिद में है। चाहे जो भी हो रजा, ये लड़की बेग खानदान की बहू नहीं है और न ही मैं उसे कभी तस्लीम करूंगी। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप शामिर को करने दी जो वो चाहता है। वैसे भी अब इसका शरई हक है इस लड़की पर, जब दिल भरेगा तो छोड़ देगा। वो शामिर की आदत से वाकिफ थी, तभी इतना नाकिस मशवरा दिया। रजा तो बीवी के सफ़ाक लहजे पर कुंग थे। आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपके एक मामूली से मुलाजिम की बेटी है, जिसका आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं। अगर यही लड़की किसी अमीर रईस बाप की औलाद होती तो आप ऐसा हरगिज नहीं सोचती। चले इंसानियत नहीं सही, मगर एक औरत होने के नाते आप इसको तहफ्फुज़ दें, उनकी चारा बनाकर अपने बेटे के आगे डालें। इनके लफ्ज़ों में वाज़ेह अखरपन था, जैसे तमीना बेगम का रवैया और उस के अल्फाज नहीं बिल्कुल अच्छे नहीं लगे हूँ। मुझ में इतनी ऊंचाई नहीं है रजा के आपकी तरह दिल बड़ा करके अपना इकलौता बेटा किसी भी मामूली सी लड़की से ब्याह दूं। प्रभाव इसका परफेक्ट मैच है। हुस्न, जहानत, नाम और शोहरत वो हर तरह से हमारे स्टैंडर्ड पर पूरी उतरती है और वही मेरी बहू बनेगी। वो वाज़ेह दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुनाती कमरे से बाहर निकल गई। म्यूजिक की बीट पर बहुत से लड़के और लड़कियां झूम रहे थे। ये उन अमीर माँ बाप की औलादें थीं जो स्टेटस और पैसे के चक्करों में अपनी औलाद को सही गलत बताना भूल चुके थे। उनके लिए हाई फाई दिखने, एलिया तंग लिबास, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, म्यूजिक पर डांस करना और हैवी ड्रिंक्स को एंजॉय करना कोल दिखने का जरिया था। आजकल हर दूसरा शख्स जिसके सर पर पैसे, काबूत और नशा सवार हो जाए वो जमीनी खुदा बने में देर नहीं लगाता, और ऐसा ही हाल शामिर बेग का था। वो भूल चुका था कि जिस लड़की के पीछे वो पागल हो चुका है वो लड़की उन लड़कियों जैसी नहीं थी जो इसके एक बार बुलाने पर अपनी इज्जत को नीलाम कर देती। खुदा की बे आवाज लाठी जब किसी पर पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता, और बार गिरे शामिर बेग पर थी, मगर इसकी रस्सी कितनी और किस कदर दराज हुई थी ये बात सिवाय इस बात के कोई नहीं जानता था, जिसने उस अमीर बिगड़े को सुधारने के लिए एक लड़की को चुन लिया था जो इसके स्टैंडर्ड के सिरे से मैच नहीं करती थी। यार क्या मस्त वीडियो बनाई है तूने, सोशल मीडिया तो शामिर की फैन हो गई है। लड़कियां तो इस लड़की को देखने को मरे जा रही हैं, जिसे शामिर बैग बाहों में उठाए हुए था। हमजा ने पैग लगाते पास खड़े राहिल से कहा जो बतीसी दिखाए हंसने लगा। यार लग तो काफी होट रही थी, किया शामिर से बात करें अगर इसका दिल भर गया हो तो। राहिल कम्युनिटी से हंसता अभी इतना ही बोल पाया था कि हमजा ने इसे बाजू से दबोचते उसे खींचते इसके चेहरे पर मक्का झड़ा। राहिल नाक से निकलते खून को उंगली से साफ करता हैरत से हमजा को देखने लगा। सोचना भी मत ऐसा वैसा कुछ, वो लड़की अपनी मर्जी से शामिर के साथ नहीं गई बल्कि शामिर इसे शादी से उठाकर ले गया था, और तुझे भीमी ने उसी लिए वीडियो बनाने का कहा था ताकि शामिर खौफजदा हो जाए और इस मासूम लड़की को वापस छोड़ आए। हमजा अभी बात कर ही रहा था जब किसी ने बुरी तरह से उसे गिरेबान से पकड़े इसका रुख अपनी तरफ किया और एक साथ 2 से 3 अटके इसके मुंह पर मारे। मैं अच्छे से जानता हूँ तुझे, तो इतना हमदर्द कब से हो गया। हमजा ने चकराते सर को थामे। जैसे ही शामिर को देखा उनकी हददर्जा फैली थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि उस वक्त वो क्लब आएगा। मीर डार्लक शामिर जो सख्त गुस्से में हमजा को पीट रहा था, अचानक अपने पीछे से आती लड़कियों की आवाजों पर जबड़े भींचते पीछे मुरा गवा दे। वो गिराया था। लड़कियां इसके गुस्से पर एक दम से हैरान सी हुई। वो पहली बार उसे इतने गुस्से में देख रही थी। तूने जानबूझकर ये वीडियो वायरल की बेटा, तेरा ब्रेकअप करवाया था इसलिए बदला ले रहा है तो, मगर तू शामिर बैग को नहीं जानता, अब तो बच के रह।
वो एक दम से इसके कॉलर को छोड़ता गुस्से से बाहर की तरफ निकला। चल अब वो वापस जा रहा है। राहिल हंसता हमजा के सोचे चेहरे को देख आंख दबाता बोला तो हमजा भी चारूना चार शामिर के पीछे निकला था। दिन से रात के 8 बज चुके थे और इसे अभी तक कोई परफेक्ट मंसूबा नहीं मिला था जिस पर अमल करते वो रजा को मीना सकता। यार मीर बात सुन। यार एम सॉरी अगर तुझे इतना बुरा लगा। मैंने तो बस ऐसे ही तुझे तंग करने के लिए किया था ये सब। हमजा अब इसके पीछे आता बरबराया था। शामिर जो गाड़ी की बोनट पर इत्मीनान से बैठा उसी का वेट कर रहा था। हमजा के बाहर आने पर वो एकदम से छलांग लगाते गाड़ी से उतरा और इसे जोर से गले लगा लिया। राहिल और हमजा हैरत ज़दा से थे अंदर तो वो मार धाड़ कर रहा था और अब एकदम से गले लगा लिया। इन्हीं शक हवा शायद शामिर का दिमाग जगह से खसक चुका था। तूने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए बेहतर साबित हुआ। हमजा जानता है तेरी वजह से एजल अब मेरी हो चुकी है। इसकी नीली आंखों के साथ नुमायूं होते वो दो खूबसूरत दंतगाल पर उभरता गढ़ा किसी को भी मबहूत कर सकता था। वो हसीन था शायद हुस्न का देवता मगर इसकी हरकतें किसी शैतान से कम नहीं थी और हुस्न तो बड़े बड़ों को बरगला देता है। क्या मतलब नहीं समझा नहीं। हमजा ने हैरत से इस्तिफसार करते राहिल को देखा। तेरा काम हो गया चमचे तो जा। शामिर ने राहिल को वहां से जाने का इशारा किया तो राहिल दंत दिखाता वहां से अंदर की तरफ बढ़ा। वो ऐसे कि इंजल अब मेरी बीवी है सिर्फ मेरी हमजा के कंधे पर हाथ रखे। वो बिल्कुल परसुकून लहजे में बोला था मगर ये बात हमजा के लिए टकस धमाके से कम तो हरगिज नहीं थी। वो हैरत ज़दा साकुम उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। तेरा दिमाग खराब है तो सच में इससे शादी करना चाहता था और रबाब इसका किया। तू जानता है कि वो लड़की रबाब तेरे लिए कितनी साइको है। अगर उसे इल्म हुआ तो वो इस लड़की एजल को जान से मार देगी। मीर अगर तुझे रबाब से नहीं इस लड़की से ही शादी करनी थी तो फिर रबाब से क्यों की मंगनी। रिलीक्स हमजा ने किसी को धोखा नहीं दिया। एजल से शादी सिर्फ उसी लिए की है क्योंकि डैड वहां पहुंच चुके थे। ऊपर से मीडिया में ये बात वायरल हो चुकी है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं इस लड़की एजल को हासिल करने के बाद कब तक इसका एडिक्ट रहूंगा और फिर जैसे ही इसका नशा उतरा मैं इसे छोड़ दूंगा। मेरी लाइफ पार्टनर सिर्फ रूबी रबाब है और वही बनेगी। सो डोंट वरी। वो बिल्कुल नॉर्मल से लहजे में बोलता जेब से सिगरेट निकालते सलगाने लगा जबकि हमजा अभी तक खामोश था। अब तुझे क्या हुआ। धूम फिजा में छोड़ते शामिर ने इस सदमे को देख पूछा। शामिर वो एक लड़की है कोई बेजान खिलौना नहीं। किया तो इतना गिर चुका है जो किसी लड़की को पाने के लिए निकाह जैसे पाक रिश्ते का सहारा लिया। हमजा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसका खास दोस्त किसी मासूम बेगुनाह लड़की के साथ ऐसा करेगा। अगर वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ करता तो उसे इतना सदमा नहीं लगता जितना कि उस वक्त लगा था। लेक्चर मत दे हमजा। निकाह पाक बंधन है इसलिए निकाह किया है। अब मेरी मदद कर चुपचाप। कैसी मदद। हमजा चुनका। इसे अंदाजा था वो लड़का जरूर कुछ बुरा या गलत करने वाला था मगर किया। काफी देर तक सोचने के बाद बिलाखिर खुद में हिम्मत पैदा करते रजा दरवाजे को टॉक करते अंदर गए थे। वॉशरूम से निकलती एजल को देख रजा का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। एजल की सूजी सुर्ख आंखें इसके रोने की चुगली खा रही थीं और रजा को फिर से खुद से शर्मिंदगी थी। जिस लड़की को वो आम मुलाजिम की बेटी कहते आए थे आज इसके लिए अपना दिल तकलीफ में मुब्तला हो रहा था और वजह शामिर बेग के सिवा और कौन हो सकता है। बेटा आपने खाना नहीं खाया। खाने की ट्रे यूं नहीं मेज पर पड़ी देख वो हैरानगी से पूछने लगे। एजल के सर में शदीद दर्द था। वो बना कुछ बोले बस खामोशी से जाए नमाज ढूंढने लगी जो इसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। बेटा मैं शामिर की तरफ से आपसे माफी बस कर दी। आप कब तक अपने बेटे की तरफ से मुआफी मांगते रहेंगे और जो ये सब हरकतें करता फिर रहा है इसे जरा बराबर भी एहसास या शर्मिंदगी नहीं। वो बोली तो रोने के बायस इसकी आवाज काफी भारी हो चुकी थी। रजा ने लब भेज लिए। मुझे जाए नमाज बता दी कहीं है मुझे नमाज पढ़नी है। इसका सर दर्द से फट रहा था। वो रजा की शर्मिंदगी के बायस मजीद कुछ भी कहे बना सीधा मदे पर आई। जाए नमाज। रजा बेग का चेहरा खिफत शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। इन्हें याद तक नहीं था कि ये नाम वो कितने अरसे के बाद ले रहे थे। जवानी में कभी कभार नमाज पढ़ते थे मगर फिर बिजनेस ने ऐसा घेरा डाला कि वो नमाज कुरान और इस्लाम उन सब से दूर होते चले गए। मजीद रहती कसर इस हाई सोसाइटी के नाम पर मुआशरे में उभरती बेहयाई ने पूरी कर दी जो यूनिक और वेल रच दिखने की सूरत में हर दूसरा इंसान अपनाए हुए ही एक दूर था जब दुपट्टा औरत की इज्जत माना जाता था और आजकल किसी औरत ने दुपट्टा ओढ़ा हो तो यही अमीर कबीर औरतें इन्हें जाहिल और गरीब होने का तना देती हैं। मगर हकीकत में गरीब तो वो माएं वो बीवियां और वो औरतें हैं जो मुआशरे को अमीर दिखाने के चक्कर में ये भूल चुकी हैं कि इस खुदा को भी मुंह दिखाना है। रजा बेग जैसे जाने कितने ही ऐसे घर हैं जहाँ ये अंग्रेजी कल्चर अब आम होता जा रहा है। जिन घरों से कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती चाहिए अब इन घरों से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। बेशक ये खुदा पर है कि वो किसे हिदायत दे या न दे मगर बहैसियत एक मुसलमान और एक औरत होते हमें खुद को इस अमली जिंदगी में एक मुकम्मल मुसलमान बनना चाहिए ताकि कल को रोज आखिरत अल्लाह की रस्सी हम पर तंग हो जाए। ओ सूरी आप अमीर लोग हैं और अमीर लोग तो नमाज नहीं पढ़ते। मज़ह का खेज हंसी थी। ऐसा नहीं है कि सब अमीर एक जैसे हैं जैसे सब उंगलियों बराबर नहीं वैसे ही हर इंसान हर घराना दूसरे से मुख्तलिफ है। मगर जैसे अमीरों ने गरीबों के मुतालिक अपनी राय कायम कर रखी है बिल्कुल वैसे ही गरीबों ने अपनी राय कायम की है।
एजल उस वक्त वही बोल रही थी जो अपनी आमसी सोसाइटी अपने घर से सुनती आ रही थी, और इसे इस सुने में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा जो वो उन अल्फाज या अपनी सोच को गलत कहती। बेटा ऐसी बात नहीं, मैं मंगवाता हूँ। रजा को अपनी आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। वो बमुश्किल बोल पाए थे, एक और बात जैसा कि आप जान चुकी हैं, शामिर को रोक पाना मेरे बस की बात नहीं। तो मैं आप कहूंगा कि आप बहादुर बने और अपना दिफा खुद करेगा। वो नजरें झुकाए कहते साथ ही कमरे से निकल गए। तो पागल हो चुका है कि आमिर, मैं भला तुझे क्यों मारने लगा? इसकी पूरी बात सुनता हमजा हैरत ज़दा सा बेयकीनी से उसे देखते इस्तिफसार करने लगा। इसे अंदाजा नहीं था कि शामिर इससे ऐसी वैसी कोई बात करेगा। शामिर ने सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ा और फिर सिगरेट को पाँव के नीचे बजाया। ये इसका शौक नहीं, आदत थी। वो बस 2 कश लगाता था और सिगरेट को यूं ही फींक देता। दुनिया का हर नशा इसने टेस्ट किया था और वो एक बार इन्हीं सुनकर या फिर आंखें बंद करके बता सकता था कि ये कौन सा और किस किस्म का नशा है। अपनी जिंदगी के 4 साल इसने यूरोप में गुजारे थे, जहां पढ़ाई बराए नाम और शौक बराए आदत हुआ करते थे। वो मेहनती नहीं था मगर इसके ग्रेड काफी अच्छे आते थे। कोई भी ये कह सकता था कि अगर वो पूरी तवज्जो से पढ़ता तो एक काबिल स्टूडेंट होता, मगर पढ़ना और सोचना इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। देख, अगर तो इस लड़की को अपने रूम में लाना चाहता है तो कुछ और सोचते ही मुझे ये आइडिया कुछ पसंद नहीं आया। तुझे लगता है कि मैं पागल हूँ जो खुद को मरवाने के लिए इतना सब कुछ करूंगा? सोच चुका हूँ, इसके सिवा और को फार्मूला मिस्टर बैग पर असर नहीं करेगा। शामिर को चोट आना इनकी दिखती रग को छेड़ना था, मगर तो इस लड़की के लिए खुद को चोट देगा। वो हमेशा लॉजिकल बात किया करता था जिसकी समझ हमजा वो तो सिरे से ही नहीं आती थी। अपने लिए कर रहा हूँ ये सब, तू छोड़ इस बात को और चल स्टार्ट कर गाड़ी। पूरी फुल स्पीड में उसे वो मेन रोड से भगाता लेकर आ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, हेट इतनी जोर से हो कि कम अज कम में 10 दिन तक बेड पर रहूं। वो उसे किसी माहिर टरीज की तरह समझा रहा था। वो दुनिया का पहला इंसान था जो अपना ही एक्सीडेंट करने का फुल प्रो तरीका बता रहा था। आगे ही सर फाड़ चुका है तो किया जान से मरना चाहता है। इसके सर पर बंधी सफेद पिटी को देख हमजा ने दम पैसते हुए कहा। शामिर के गाल पर उभरता गढ़ा नमूदार हुआ और फिर से मदूम हुआ। वो हंसा तो इसकी नीली समंदर सी दिखती आंखों में एक अलग सी चमक उभरी थी, ऐसे जैसे एक समंदर आबाद हो। उनमें रेड सल्यूलिस जैकेट के साथ मैचिंग व्हाइट जीन्स डाले, वो गोल्डन बालों को बना सीट किए। वो हल्की सी बैर में मुस्कुराता हुस्न का देवता दिख रहा था, शफ्फाफ रंगत पर चमकते वो 2 छोटे से मोतियों की मानिंग दंत इसकी खूबसूरती को अजीब पर कशिश बना रहे थे। अगर तो मरा गया तो? शेव को हाथ से खजाते हमजा ने आईब्रो चकाते हुए पूछा। तो मेरी मौत का जिम्मेदार तो होगा सिंपल। इसके करीब होते वो कान में सरगोशी करता आंख विंग किए मेन रोड की तरफ निकला। देखते ही शामिर बेकिस्मत कितनी मेहरबान है तुम पर। गाड़ी की चाबी को हाथ में उछालते हमजा ने सर्द सांस फिजा के सुपर्द करते इसकी चूड़ी पुष्ट को घोरा। लड़की उठो मेरे बेड से। तमीना बेगम रजा के मीटिंग पर जाते इधर से दरवाजा खोले अंदर आई तो बेड पर बैठी एजल जो कि घुटनों में मुंह दिए बैठी थी उसे देखते चटकी बजाते हुक्म सादिर किया। एजल ने नमधुंधलाई निगाहों से इन्हीं देखा। वो खूबसूरत सरखू सफेद रंगत वाली खातून थी और थोड़ी बहुत शामिर से मुशाबहत रखती थी। इन्हीं पहचानना आसान हो गया था काफी। वो इनके कहने पर बना कुछ कहे मुंह वापस घुटनों में दे गई। जब वो इसके करीब जाती बेदर्दी से उसे बाजू से घसीटते जगह से उठा लगई। तुम 2 टके की मामूली मुलाजिम की लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर चढ़ने की? एजल का गैर मामूली हुस्न की जबान को चंद लम्हों के लिए कुंकर गया था, मगर वो फिर खुद पर काबू पाते सख्त लहजे में नफरत से गिराई। मैं 2 टके की हूँ, जानती हूँ आपका 4 टिके। अब बेटा मुझे जबरदस्ती लाया है उठाकर, वो भी किसी खिलौने की तरह, वरना मुझे कोई शौक नहीं कि मैं यहाँ रहूँ। इनके चेहरे को देखती वो सपाट लहजे में बेहद संजीदगी से बोली थी। जानती हो खिलौनों का क्या हाल होता है? एजल के बाजू को दबोचे वो गुस्से से इसके चेहरे पर गिराई। खिलौने को इस्तेमाल किया जाता है, खेला जाता है और जब मन कर जाए तो भी दिया जाता है। और तुम मेरे बेटे की नजर में किया हो ये तो तुमने खुद ही बता दिया। बस दिन गिनो अपने। इसका दिल तुम्हारे इस हुस्न पर आया है, मगर याद रखना मैं उसे तुम्हारे करीब भी नहीं जाने दूंगी। लाखों लड़कियां हैं इस दुनिया की जो मेरे बेटे पर खुद को कुर्बान कर दी, तो फिर तुम जैसी मामूली लड़की की क्या औकात कि इसे शामिर बेग चंद रातों के लिए ही अपनी दस्तरस में रखे। इनकी आंखों में जितनी नफरत झलक रही थी उनके लफ्जों में इससे भी ज्यादा जहर था। एजल को लगा कि किसी ने गर्म सीसा इसके कानों में पिघला दिया हो। खुदा हिदायत दे आपको। अगर आप अपने बेटे को लड़कियों को रखने की तालीम देने की बजाय दिन की तालीम देती, उसे ये बताती कि वो जिन लड़कियों के साथ ये सब खेल खेल रहा है इसकी भी इन्हीं में से एक लड़की है, तो आज हालात ऐसे नहीं होते। एजल का चेहरा गुस्से की शिद्दत से हददर्जा सुर्ख पड़ा था। वो इनकी नफरत का जवाब इन्हें आईना दिखाकर देना चाहती थी, मगर यही आईना आगे चलते इसके लिए जहर बनने वाला था। जबान बहुत चलती है तुम्हारी, इसका बंदोबस्त मैं काफी अच्छे से करना जानती हूँ। तुम देखो मैं करती किया हूँ। नफरत से उसे पीछे को धक्का देती वो गुस्से से तनफन करती कमरे से निकली थी। मिस्टर बैग किया जो न्यूज हमने सोशल मीडिया पर देखी है वो सच है। रजा बैग जैसे ही मीटिंग से फारिग होते वापसी के लिए निकले, बाहर खड़ी मीडिया ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। नो कमेंट सुन के गार्ड्स इनके चारों तरफ से फुल प्रोटेक्शन में इन्हीं बेहिफाजत गाड़ी तक
गए। रजा धुंधार चेहरे से अपनी लैंड करोजर में बैठे पहलू पर पहलू बदलने लगे। मीटिंग में जब मौजूद हर शख्स की जबान पर एजल और शामिर का नाम था। अब तक तो इनके ऑफिस का हर बंदा इस खबर से वाकिफ हो चुका था। जैसे तैसे उन्होंने बात को संभाल लिया था, मगर अब मीडिया ने बात को इस तरह से च्युइंगम की तरह से खींचा था कि रजा को अच्छी खासी परेशानी देखनी पड़ रही थी। अल्लाह तुम्हें अठाले शामिर, तुम जैसी औलाद से मैं बेवलाद अच्छा हूँ। सीट की बैक से टेक लगाए वो निहायत अफसरदगी से बड़बड़ाए। औलाद चाहे एक हो, अगर वो नेक और काबिल हो तो माँ बाप के लिए 100 के मुतरादिफ होती है, और अगर एक हो वो भी बुरा निकले तो वो माँ बाप को दिन में तारे दिखा देती है। मन उनका फोन रंग हवा था और बगैर नंबर देखे इन्होंने कॉल यस करते फोन कान से लगाया। आगे से दी जाने वाली खबर ने लम्हों में इनका सांस सीने में रोक दिया था। रजा की उनकी हैरत खौफ डर से फैल गई। कहूं अल्फाज जैसे निकलने से आ रही थे, और इन लम्हात में वो कई बार मरे थे। अंकल खून काफी बह चुका है, मीर को होश नहीं आ रही। क्लब के बाहर मेन रोड पर जैसे कि रजा की गाड़ी रुकी। हमजा खून से लथपथ इनकी जानिब हाँफता हुआ बढ़ा। इसके कपड़ों और हाथों पर लगा शामिर का खून देख रजा का सन सखरने लगा। आंसू रवानी से आंखों से बहने लगे, और रही सही जान चंद कदमों के फासले पर बेहोश पड़े शामिर के वजूद ने कर दी थी। अंकल हमें उसे ले कर जाना होगा, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आगे ही इश्यूज बने पड़े हैं, हम घर चलते हैं। हमजा शामिर का रटा रटाया सबक इनके गोश गुजार कर रहा था, जिनको खुद तक की होश न रही थी। शामिर अखड़ती जबान में बस इतना ही कहा गया था जब टांगी बेजान सी होती महसूस हुई। हमजा गार्ड्स के हमराह शामिर को गाड़ी में डाल चुका था, जबकि रजा को अपने थोड़ी देर पहले के अल्फाज कानों में गूंजते महसूस हुए। आंसू और भी तेजी से बहने लगे। इसके बाद वो कैसे गाड़ी में बैठे थे वो नहीं जानते थे। गाड़ी हुआ को चरती तेजी से SM पैलेस की तरफ रवाना हुई। प्लेस में अफरा-तफरी का माहौल था। रजा की एक कॉल पर हॉस्पिटल का अमला डॉक्टर समेत प्लेस में मौजूद था। तमीना बेगम तो इतने अमले को देखकर ही बोल रही थी। दिल में अनजाने खौफ और वसवसे पड़ रहे थे, जिन्हें वो करने की कोशिश करने के बावजूद भी फ्लोर पर खड़ी रात के खा परेशानी से मेन गेट को देख रही थी। काफी देर तक वही खड़े रहने के बाद बिलाखिर कुछ फासले से आती सायरन की आवाज ने उनकी तवज्जो खींची। मेन गेट ओपन हुआ था। सबसे आगे गार्ड्स की कार थी, जिसके बाद शामिर की गाड़ी, जिसे रजा ड्राइव कर रहा था। इसके पीछे रजा की गाड़ी थी। तमीना अफरातफरी फ्लोर से नीचे उतरने लगी। डॉक्टर नर्सेस पहले ही वहां मौजूद गाड़ियों के रुकने के इंतजार में थे। रेड कारपेट पर तेजी से उतरती तमीना बेगम के कदम थम गए जब स्टीचर पर शामिर का खून से लथपथ वजूद डॉक्टर के घेरे में प्लेस के अंदरूनी जानिब बढ़ा। शामिर इनके कदम बेजुन होते थमे थे। लफ्जों की तोड़फोड़ इनकी जहनी बेसुकूनी की गमाजी था। डॉक्टर शामिर के साथ इस कमरे की तरफ बढ़े थे जहां वो अपना सारा सामान सीट कर चुके थे। रजा किया हवा शामिर को वो बमुश्किल से उतरी थी। रुतबने रजा के करीब जाते वो खौफजदा सी पूछने लगी। इनकी तरफ से जवाब नहीं मिल पाना प्लेस में तमीना बेगम की औलनाक शेखों का सबब बना था। अपने इकलौते लाडले को इस हालत जार में देख उनका हाल बदतर हो चुका था। रजा के पास इन्हें तसल्ली देने या चुप करवाने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। वो खुद उस वक्त गहरे सदमे में थे। बाहर से आते शोर और रोने की आवाज पर एजल घबराई सी नजीब से सोफों में से एक पर बैठी काफी परेशान सी बैठी थी। अचानक से दरवाजा टॉक हुआ। एजल खौफजदा सी हरासन सी आंखों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। ऐसा नहीं था कि वो कोई डरपोक लड़की थी, मगर एक के बाद एक होते हादसे ने इसके दिलो दिमाग पर बेहद बुरा असर छोड़ा था। सीने बाहर किया हवा है। मुलाजिमा जो खाने का ट्रे खामोशी से मेज पर रखते वापस जा रही थी। एजल के बुलाने पर वो इसकी तरफ मुड़ी। शामिर बाबा का एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरा, और मैडम का रो रो के बुरे हाल है। वो मीड अपनी टूटी फूटी उर्दू में कहती फौरन से दरवाजा लॉक करती वहां से खामोशी से चली गई। किया एजल की गजाली आंखें एकदम से हैरत से फैली। इना भी सुर्ख होंठों के किनारे सिमटे थी। तैखी नाक जो रोने के सबब सुर्ख हो चुकी थी उसे हाथ की पुष्ट से रगड़ती वो दोबारा से बैठ गई। किया शामिर को मुझे तंग करने की सजा मिली है। वो घुटनों में मुंह छुपाए बुरी तरह से अभी सोचने लगी। शामिर का हसीन चेहरा इसकी आंखों के पर्दे पर लहराया तो आंखों में नफरत का दूरत भर गई। अच्छा हवा जो कुछ भी हवा, अल्लाह भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जरूर अल्लाह ने उसे इसके गुनाहों की सजा दी है। थक हार कर वो सर दोबारा से सोफे की साइड पर रखती उनकी मौनत गई। घर बाबा मामा और हुंजा कितने हंसते चेहरे वो पीछे छोड़ आई थी, कितनी खुश थी वो अपनी शादी की रात, मगर किया से किया हो गया था। जाने कैसे इसके बाबा लोगों के तने सहे रहे होंगे। वो हंसू साफ करती तो नए सिरे से हंसू का रेला एक नए दिखे साथ उमड़ पड़ता। शामिर बेग तुम्हें अल्लाह पूछे ग्रिख हो जाओ तुम। इसके दिल से शामिर के लिए बदुआएं निकली थी। डॉक्टर कैसा है मेरा बच्चा? 1 घंटे के बाद डोर ओपन हुआ था। शहर के मारूफ डॉक्टर जो इस इमरजेंसी केस के लिए आए थे मास्क उतारते रजा और तमीना के करीब आए। टांग फ्रैक्चर हुई है, 1 वीक बेड रेस्ट देनी होगी कंप्लीट, और इसके अलावा इनके सर पर जो चोट पहले आई थी अब उसी चोट पर दोबारा से लगने के सबब उनका सर काफी डैमेज हुआ है। स्टिचेस लगा दिए हैं, मगर इस बार एहतियात नहीं की तो इन्फेक्शन से जख्म बढ़ेगा। डॉक्टर मेरा बच्चा ठीक तो है न? मीना ने आंसू पहुंचते सुर्ख आंखों से डॉक्टर को देख पूछा। फिलहाल वो ठीक नहीं है, मगर मैं शाक जरूर
डॉक्टर की बात पर रजा और तमीना दोनों चौंक आई। मस से आपके बेटे का माइंड काफी शार्प है और आसाब काफी मजबूत। पूरा 1 घंटे तक वो पूरी तरह से होश में था और गाइड भी कर रहा था कि कहां कहां पर उसे छोटी मोटी चोटें आई हैं। डॉक्टर के लिए ये बात काफी हैरत की थी। वो हंसते हुए इन्हीं बताने लगे, जबकि रजा और तमीना शक्कर भरा सांस खारिज करते हल्का सा मुस्कुराए। वो दोनों जानते थे चोट इस पर असर नहीं करती थी। वो नींद के मामले में भी काफी हल्का था। जरा सी आवाज पर इसकी आंख खल जाया करती थी। और बचपन से ऐसे बहुत से वाकयात रजा और तमीना के सामने हो चुके थे जब शामिर जख्मी होने के बावजूद भी बिना डरे अपना चेकअप पूरी होश में करवाता था। शुरू में ये बात गैर मामूली लगी थी उनको, मगर वक्त के साथ साथ उन सबकी आदत होती गई थी। दरअसल वो एजल को बोला रहा है। एजल कौन है डॉक्टर के अगले सवाल पर रजा और तमीना का चेहरा एक पल में सफेद पड़ा। वो हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। देखिए, उस वक्त उनका पेशेंट के पास होना जरूरी है। आप काइंडली उनको बुला लें, डॉक्टर पेशा वाराना अंदाज में कहता दोबारा से कमरे में गया था। जबकि तमीना बेगम, जो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ वो सुन रही हैं वो सब सच है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इस मामूली सी 2 टके की लड़की का साया भी अब अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। रजा, खबरदार, जो आप उसे लेने गए। उनका रास्ता रोकती वो गराई थी, लहजे में वाज़ेह नफरत सामोई हुई थी। रजा ने गहरी सांस फिजा के सुपर की आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मामूली से 2 टके की लड़की इस घर की बहू है। एजल के बारे में इतना बुरा सुनते वो बोले बना न रह सके। अंदाज खासा जताता हुआ था। आप मानते होंगे उसे बहू तो शौक से माने, मगर मेरे लिए वो मेरे घर की बहू तो किया नौकरानी का दर्जा भी नहीं रखती। वो सख्त तेज लहजे में गोया हुई थी। थोड़ी देर पहले बेटे की हालत पर रोने वाली उस वक्त एजल की नफरत में अपनी जबान के गिन दिखा रही थी। रजा ने इन्हीं बाजू से पकड़ते अपने साथ घसीटा। देखो, इसकी हालत दिख रहा है, कितनी तकलीफ में है वो। इस बारे में जानती हो, कल जब उसे सर पर चोट आई तो ने इसे 3 हैवी डोज दी थी नींद की, मगर वो इतना शार्प माइंड रखता है कि इसका दिमाग इन दवाइयों के जेर असर सुन नहीं हो पाया था। देखो, इसका जख्मी चेहरा तो मुंह दिख रहा है कि वो किस तरह से अपनी तकलीफ छुपा रहा है। सर देखो इसका, अगर इस बार कहीं नहीं की तो जान का खतरा हो सकता है उसे। तमीना, डॉक्टर इसे इंजेक्शन से बेहोश करना चाहते हैं, मगर वो इंजेक्शन नहीं लगवा रहा। इसकी एक ही जिद है, उसे एजल चाहिए अपने पास अपने रूम में। अब बोलो, क्या तुम इतनी बेहिस हो चुकी हो जो अपने इकलौते बेटे की तकलीफ देखकर भी इस लड़की से नफरत जताना चाह रही हो? रजा ने इन्हीं ग्लास विंडो के पास खड़ा किया था। अंदर बेड पर लेटा वो हुबरू नौजवान तकलीफ के बाइस उनकी मूंदे हुए था। सर पर सफेद पट्टी लिपटी हुई थी, होंठ के किनारे पर खराशी पड़ी थी। दाएं हाथ की 2 दरमियान की उंगलियों पर पट्टी लिपटी हुई थी और दाई टांग पर प्लास्टर चढ़ाया गया था। उसे देखते ही तमीना बेगम का कलीजा मुंह को आया था। रजा, मेरा बच्चा मुझे एक बार मिलने दी। इससे ममता की तरफ इन्हीं तकलीफ में मुब्तला कर रही थी। वो बुरी तरह से मचलती रजा से मिन्नतें करने लगी। डॉक्टर ने मना किया है तमीना, उस वक्त हम इससे नहीं मिल सकते सिवाय एजल के। आप जाओ, इसे लाओ मेरे बच्चे के पास। अगर वो आ गई तो शामिर इंजेक्शन ले लेगा। वो उम्मीदास से आंसू पहुंचती पूछने की, वो तो ले लेगा, अगर एजल आई तो? वो खुद परेशान थे, जब भी गहरा सांस भरते कहा, अंकल आपको कुछ काम था? पिछले 5 मिनट से वो सफेद मार्बल के फर्श पर बिछी इस गदास सुर्ख कालीन को घूर रही थी। घड़ी की सुइयां रात के 9:30 बजा रही थी। ऐसे में रजा का आना उसे चौंका गया। वो काफी देर से बस खामोश सर झुकाए एजल के सामने बैठे थे। एजल को खुद ही पूछना पड़ा। रजा ने अपनी सुर्ख आंखें उठाए इस मासूम लड़की को देखा और फिर दोनों हाथ इसके सामने जोड़ दिए। एजल की हसीन आंखों में हैरानगी उभरी। उसे इस बात का अंदाजा तो हरगिज नहीं था। वो तेजी से उठी और इनके हाथ थाम लिए। रजा फूट फूट कर रोने लगे। सच कहते हैं, औलाद माँ बाप को मजबूर कर ही देती है इतना कि वो ना चाहते हुए भी वो सब कर गुजरता है जिसका उसने तसव्वुर तक नहीं किया हो। बेटा शामिर की तबीयत काफी खराब है। वो जिद कर रहा है कि अगर आप इसके पास नहीं गई तो वो इलाज नहीं करवाएगा। रजा ने उसे शामिर के एक्सीडेंट से लेकर अब तक की सारी बात बता दी थी। एजल के हाथों के साथ साथ वजूद भी कपकपा उठा था। जिस शख्स ने उसे शामिर बैग से बचाने का वादा किया था, अब वही अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने इसके दर पर खड़ा उसे दोबारा से इस जालिम के पास ले जाना चाहता था। मुझे मंजूर है अंकल, मगर मेरी एक शर्त है। वो जानती थी इनकार के बावजूद भी उसे जाना ही पड़ेगा, और वो इतनी भी बुज़दिल नहीं थी जितना वो शख्स उसे समझ चुका था। वो अपनी इज्जत, अपनी आबरू का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती थी, और यही दिखाने इस बार वो शामिर के पास खुद से जा रही थी। किया बेटा, आप मुझे मेरे घर लेकर जाएंगे? एजल के सपाट लहजे में 2 टोक कहने पर रजा एक पल को खामोश से हो गए। वो जानते थे अगर एजल को जावेद की मौत की खबर मिली तो असल तबाही तब शुरू होगी। मुझे मंजूर है बेटा। कुछ देर सोचने के बाद इन्होंने उसे हामी भरी थी। आप मसीस शामिर हैं। 40 के करीब उम्र का वो स्पेशल सेट डॉक्टर इस छोटी से 22-23 साला मामूली से लिबास में मलबूस इस हसीन लड़की को देख काफी चौंकते हुए पूछा। एजल को यह तारुफ अपने वजूद पर कोड़े की मानिंद बरसता महसूस हुआ। गो अवे डॉक्टर, शी इज माई वाइफ, बीवे ऑफ एनीवन हू लुक्स एट हर। दफा हो जाओ डॉक्टर, वो मेरी बीवी है, खबरदार। जो उसे इंक शामिर के अचानक से ऊंची आवाज में कहने पर डॉक्टर का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पर गया। अपने एक नजर बेड पर लेटे शामिर पर डाली और फिर एजल से इसकी वज़मी करता वो बाहर निकल गया। एजल बना कुछ कहे खामोशी से चलती बेड के करीब पड़े बेंच पर बैठी। नर्सें इस हसीन लड़की को देख रही थीं, जो शक्ल सूरत से वाकई में इस अमीर ज़ादे की टक्कर की थी। मगर इसके लिबास पर वो सभी हैरत ज़दा हुई। डार्लिंग, बेड पर आओ मेरे पास। खामोशी को तोड़ती शामिर की नकाहत से भारी हुई आवाज जैसे ही एजल के कानों में गूंजी, उसने हैरत से इसके हसीन चेहरे को देखा। सफेद पिटी जो इसके माथे तक हुई थी, होंठ के करीब खराशी पड़ी थी।
इनमें झुलकता इसके गाल का गड्ढा, वो शदीद जख्मी हालत में भी इसे छेड़ने से बाज नहीं आया। नरसी शामिर के इस कद्र बेबाकी से एजल को पुकारने पर दबी दबी सी आवाज में हंसी थी, जिसे महसूस करती एजल शर्मिंदा सी हुई। इसका बस नहीं था उस शख्स का गला दबा देती जो ऐसे उसे तड़पा रहा था। नफरत तो कदूरत के सबब वो रुख फेरे बैठ गई। मीम प्लीज आप इनके पास हो जाएं, हमें उनको मेडिसिन लगानी है, अगर आप इनके पास में बैठी तो ये नहीं लगाएंगे। नरस ने अल्तजाया से लहजे में कहते एक नजर इस नीली आंखों वाले खूबरू शख्स पर डाली जो सर को हम में हिलाता नरस की बात की तायद कर रहा था। लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट अभी तक रफ्सन थी, जैसे वो बिल्कुल हशाश बशाश हो। अगर रजा इसे जीटू की कंपनी का सरदार कहते थे तो यकीनन कुछ गलत नहीं कहते थे। एजल चारों चार उठते बेड पर एक तरफ बैठ गई। शामिर ने इसके हाथ को एकदम से गिरफ्त में लेते हम इसके हाथ की पुष्ट पर रखे, तुम जितना मुझसे दूर भागोगी शामिर बैग तुम्हारे इतना ही करीब होता जाएगा। माए स्वीटहार्ट, ये भागम भाग की खेल छोड़ दो, क्योंकि इसमें हार सिर्फ तुम्हारी होगी। वो उंगलियां इसके नाजुक हाथ में उलझाते गंभीर लहजे में कहते अपनी नीली बेखुद होती निगाहों से एजल के हसीन नकूश को सराहने लगा। हाथ छोड़ो मेरा। एजल का सांस घुटने लगा था। उस शख्स के पास बैठना ही इसके लिए मुहाल था, और यूं तो वो बड़े आराम से उसका हाथ अपने हाथ में उलझाए बैठा था। छोड़ दूंगा मगर पहले अच्छे से थाम तो लेने दो। वो अंगूठे से एजल के हाथ की पुष्ट को सुलाते मानी खेज से लहजे में बेबाकी सी गोया हुआ। एजल का चेहरा गुस्से से लहू छिलकाने लगा। दंत पर दंत जमाए अपने गुस्से और नफरत से उसे घोरा, जिसकी आंखें हद दर्जा सुर्ख थीं। नरसी उन दोनों की नोक झोंक से लुत्फानंदोज हो रही थी, और वही एजल खुद को कूस रही थी जो वो घर वालों के पास जाने के लालच में अपनी अना को मारे उस शख्स के पास चली आई थी। मीम आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपके हस्बैंड आपसे इतना प्यार करते हैं। कब से जिक्र रहे हैं और मेडिसिन भी नहीं ले रहे कि आपको बुलाएं, तभी मेडिसिन नहीं गए। एजल और शामिर को देखती वो नर्स काफी खुश होते बोली थी। उसके मुताबिक शामिर और एजल काफी हैप्पी मचलना था। बाकी की नर्सेस जा चुकी थी जबकि एक वो वही रहना था। शामिर के मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने तक एजल ने उन नीली बोलती निगाहों में नफरत से देखते अपने नाखून शामिर के हाथ की पुष्ट पर गाड़ दिए। एकदम से वो ससकता हुआ गिरफ्त ढीली कर गया। एजल ने हाथ खींचते अपने दुपट्टे से उसे रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे वो शामिर का लमस इस पर से मिटाना चाह रही हो। मोहब्बत का तो मालूम नहीं मगर जिद जरूर बन गई ही मेरी, और अगर आदत बन गई तो उनकी जान आसानी से छूटने वाली नहीं मुझसे। एजल का हाथ साफ करना शामिर को काफी बुरा लगा था। वो पहली बार किसी लड़की से बार बार डिग्रेड हो रहा था। मर्द था भला कैसे अपनी इज्जत नफ्स को भूल जाता। मीम आप यहीं रहेगा उनके पास में दूसरे रूम में हूं, अगर किसी चीज की जरूरत हो बताइएगा। नरस ने मुस्कुराते हुए पेशा वाराना लहजे में कहा। एजल लब भंजे खामोश रही। नरस जैसे ही रूम से निकली शामिर ने झपट्टे से इसकी कलाई को दबोचा। समझती किया हो तुम खुद को, किया बहुत ही कोई तो चीज हो तुम। शामिर बैग नाम है मेरा, मेरी एक पुकार पर हजारों लड़कियां अपना आप वार देती हैं, और तुम मुझे डिग्रेड करोगी। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो चुका था। वो जितना एजल को नरमी से डील करना चाहता था वो इतना ही इससे बदतमीजी से पेश आती थी। अगर तुम्हारी एक पुकार पर दुनिया की लाखों लड़कियां मरती हैं तो मिस्टर घटिया साहब आप उनसे किसी पर भी बल्कि सब पर मर सकते हैं। यकीन जाने मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अपनी कलाई को इसकी गिरफ्त से छुड़ाती वो उसी की तरह सर्दू सपाट लहजे में बोल जगह से उठने लगी। इंजेक्शन के सबब शामिर की आंखें बंद होने लगी थी। ये इंजेक्शन कम से कम 2 से 4 घंटे उसे नींद दे सकते था। इतनी अकड़ किस बात की है तुम्हें? धुंध लाई निगाहों से इसकी नाजुक सराहे को देखता वो पूछे बना नहीं रह सका। एजल एकदम से मुड़ी और फिर मुस्कुराते से देखा। इज्जत की अकड़ है, मान है, गुरूर है। इस इज्जत पर जो तुम जैसे रईस रद्दी के भाव समझते होंगे, मगर हम जैसे गरीब इस इज्जत के साथ पूरी उम्र अपने घर में बादशाह बनकर जिंदगी गुजार देते हैं। लफ्जों का तमांचा इस मगरूर अमीरजादे के मुंह पर मारती वो इत्मीनान से सोफे पर बैठ गई। शामिर की धुंधलाई निगाहें उसी पर टकी थी और इसके अल्फाज इसके जहन पर अजीब से गड़मड़ होने लगे। वो यकीनन उनमें से आधे से ज्यादा का मतलब तक नहीं जानता था। ये एक होटल का बड़ा सा कमरा था जहां बड़े से मेज के चारों अतराफ एक कोने पर 4 हजरात बैठे उस शख्स को गुस्से और संजीदगी से देख रहे थे जो शर्मिंदा सा सर झुकाए बैठा था। खामोशी का ये दौरानिया काफी तवील होता गया था। बिलाखिर बार्टन को खुद से ही बात का आगाज करना पड़ा। हमने तुम्हें 1 मिलियन अदा किया था और अब तुम बजाय हमारी डिलीवरी करने से इनकार कर रहे हो कि माल हाथ से निकल गया। इसके सफेद माथे पर सलूटें उभरी थीं। बाकी के तीनों का भी यही हाल था। वो इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, दोगुनी कीमत आगे से इस माल की वसूल चुके थे। अब एकदम से इनकार करना इनके लिए जान जाने के मुतरादिफ था। सूरी सर मगर अब ये काम काफी मुश्किल है, तो पैसे वापस करो। वो रूबरू बोला। सिगरेट का धुआं फिजा में नक्श बनाता जा रहा था और मुकाबिल बैठा वो शख्स अपना दम घटता महसूस कर रहा था। पैसे तो नहीं ही पास। वो इतनी धीमी आवाज में बोला था कि बामुश्किल से वो चारों सुन पाए थे। वैसे भी वो जानते थे कि ये अयाशा आदमी इसे उड़ा चुका है, तो माल लाओ, मैं किसी और का इंतजाम करता हूँ। नहीं, हमें वही चाहिए। इसकी कीमत और डील तय हो चुकी है। दुनिया पागल हुई पड़ी है इस हुस्न के पीछे और वो हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। सर मगर मैं कैसे करूँ? इसने पेशानी से पसीने को पूछा। 1 महीने का वक्त है, जहां से मर्जी करो उसे वापस हमारे पास लाओ। इस बार डील से दुगनी कीमत देंगे। इसका कंधा थकता कहते वो चारों बारी बारी जगह से उठे, जबकि वहीं बैठा वो शख्स एकदम से सदमे में चला गया। 5 मिलियन का दुगना। इससे आगे का सोचते ही वो बेहोश होने को था। इसने सर सोफे की पुष्ट से लगाया और मकरूसा कहा लगाए हंसने लगा।